Hello students, welcome to the Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about developmental problems and disabilities of children. इसमें हम सबसे पहले developmental problems के बारे में पढ़ेंगे and we are dealing with disabilities of the children कि यहाँ पर क्या क्या disabilities आ सकती है, developmental problems क्या क्या आ सकती है. So first is each child has an individual strength, personality and experiences. So particular disabilities will impact differently on individual children. यहाँ पर क्या है, सब एक बच्चों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, पर्सनालिटी होती है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके हिसाब से क्या है उनकी क्या होती है डिसेबिलिटीज होती है. किसी में डिसेबिलिटीज होती है, कोई अच्छे नॉर्मल रेट पे ग्रो कर लेता है. सेकेंड, द children with the special needs require extra support and additional services. ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स होती है, ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, जैसे व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट अ फिजिकली फिट, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है. तो जब एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है तो उन बच्चों को आपको ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ता है और एडिशनल आपको सर्विसेज या फिर एडिशनल केयर भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप होता है टुवर्ड्स देयर लाइफ. उसके बाद क्या है, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनका क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड बिहेवियर डेवलप करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, उनके में एक्स्ट्रा आपको पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है ताकि उनका बिहेवियर क्या है पॉजिटिव रहे. एज द चाइल्ड इज डिसेबल्ड, तो उसमें क्या होता है उनकी जो एटीट्यूड होता है, जो बिहेवियर होता है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स लाइफ. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द पॉजिटिव बिहेवियर, तो पेरेंट्स शुड गिव ऑलवेज द हाई अमाउंट ऑफ लव, अफेक्शन एंड केयर और द एक्स्ट्रा केयर. तो यहाँ पर क्या है, उनको उनकी केयर करने के लिए वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, एक्स्ट्रा लव सपोर्ट, ताकि वो अपनी लाइफ में क्या रहे पॉजिटिव रहे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहे. These children are of great segment of society, so school care gives a significant role in helping the children with physical disabilities and special abilities. तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जिनको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है या डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके साथ कौन रोल प्ले करता है, सोसाइटी. एंड स्कूल को क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी एक्स्ट्रा केयर यहाँ पर करनी चाहिए. अब पीपल डाइफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़. यहाँ पे लोग एक दूसरे से कैसे अलग है, उनकी फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ के हिसाब से. दिस डिफरेंस एग्जिस्ट ड्यू टू द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर. ये सारे डिफरेंसेस किसकी वजह से आते हैं, इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से डिफरेंसेस आते हैं. द चाइल्ड में बिकम टैलेंटेड और डिसेबल्ड ऑन टू दीज फैक्टर्स. एवरी चाइल्ड हैड इट्स ऑन नीड. हर एक बच्चे की क्या होती है, अपनी अपनी नीड्स होती हैं. नेक्स्ट यहाँ पे अगर ये नीड्स पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे चाइल्ड क्या होता है, सफ़र होता है. इफ़ सपोज चाइल्ड इज हैंडीकैप, तो वो क्या होगा, ही इज़ नॉट फिजिकली फिट, ही इज़ फिजिकली डिसेबल्ड. तो उस चीज़ में क्या है, हमें उसको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी, हमें सपोर्ट देना पड़ेगा कि वो वॉक कर सके. तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस लिए है, ताकि वो अपनी लाइफ में क्या रहे, पॉजिटिव रहे, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिहेवियर रहे. अगर उस बच्चे की नीड्स पूरी नहीं होती है तो बच्चा क्या करता है, सफ़र करता है, ठीक है, और सफ़र करेगा तो उससे क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्या लगेगी कि हमारा जो यहाँ पे हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, हम क्या रहते हैं, एक नेगेटिव क्वालिटी से रहते हैं. अगर यहाँ पे किसी बच्चे की फिजिकल, मेंटल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कमी है, तो सोसाइटीज़ को क्या करना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करना चाहिए. इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चिल्ड्रन की स्पेशल नीड्स को जानना. अब ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड होती है वो एक सिंड्रोम के साथ बोर्न होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल नीड मतलब डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन, ठीक है, जिसमें डिसेबिलिटीज़ होती है. तो यहाँ पर जो ऐसे बच्चे जिनमें डिसेबिलिटीज़ होते हैं, दे आर बॉर्न विद अ सिंड्रोम, वो सिंड्रोम के साथ बोर्न होते हैं. टर्मिनल इलनेस हो सकती है. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, उनका बिहेवियर डेवलपमेंट क्या है, सही नहीं रहता. उनको सीरियस साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपके यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती है, ठीक है. आप ये वाली डिजीज़ भी हो सकती है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, कोई हैंडीकैप हो सकता है, किसी को ब्रेन रिलेटेड डेवलपमेंट हो सकता है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किसी को कोई सिंड्रोम हो सकता है, और कोई यहाँ पर इलनेस के साथ बोर्न होता है. तो इन सभी बच्चों को क्या है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा केयर, एक एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पर चाहिए होती हैं, ठीक है. सबके अपने अपने गोल्स होते हैं
और सब अपने गोल, सबके अपने अकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड समटाइम्स मेडिकल गोल्स अपने, या फिर जो उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, स्पेशल नीड्स किनको चाहिए होता है? ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली और मेंटली वीक है। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन में कौन कौन से आते हैं? चिल्ड्रन हैविंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिफेक्ट। अच्छा, इसमें फिजिकली चैलेंज में कौन से आएंगे? जिसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट हो, डिफॉर्मिटी हो, ठीक है, जो फिजिकली फिट ना हो, मतलब उनके बॉडी रिलेटेड चेंजेस उनके सही ना हो, फिजिकली वो फिट ना हो। अब ये डिफेक्ट किसकी वजह से हो सकते हैं? कंजाइनटल हो सकते हैं। कंजेनाइटल मतलब ये आपके बचपन से हो सकते हैं, एबनॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इलनेस, इंजरी, ये सब क्या है इसके फिजिकल डिसेबिलिटीज में आता है। ठीक है, जो कि आपके बॉडी रिलेटेड होते हैं। कंजेनाइटल हो सकते हैं, एबनॉर्मल डिलीवरी, इलनेस, इंजरी, इनकी वजह से सारे क्या है फिजिकल आपको चैलेंज बच्चे यहाँ पर दिखते हैं। ये बच्चे क्या है? दे आर मेंटली हेल्दी। अच्छा देखो, अब अगर यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं तो उनका मेंटल डेवलपमेंट तो सही चलता है। ठीक है, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, दिस इज करेक्ट, उनका मेंटल डेवलपमेंट एकदम सही रहता है, लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है, मेंटली तो वो सही है लेकिन वो फिजिकली क्या है? फिट नहीं है। फिजिकली डिफॉर्मिटी की वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ में क्या है? एडजस्ट नहीं कर पाते, राइट। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर? फिजिकल लिमिटेशन। ठीक है, जैसे फिजिकली हैंडीकेप चिल्ड्रन है उनमें क्या है? वो कुछ डिग्री तक ही वॉक कर पाते हैं और कुछ कई लोग तो चल भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उनका कोऑर्डिनेशन कम है, वीक मसल्स है, स्टिल्स मसल्स है और नो मसल स्ट्रेंथ। वो चल क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं सपोर्ट कर पाते? क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी है, मसल्स वीक है और मसल्स में क्या है? स्ट्रेंथ नहीं है। रिहैबिलिटेशन से या फिर फिजिकल थेरेपी से क्या हो सकता है? ये फिजिकली चैलेंज की बीमारी जो है ये खत्म हो सकती है। कोई हैंडीकैप है तो वो ट्रीटमेंट हो सकता है। रिहैब में क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें क्या है, हम जो दोबारा से जिस चीज़ की कमी हुई है उस चीज़ को फिर से क्या करते हैं? रिकवर करने की कोशिश करते हैं इन द रिहैब। एंड फिजिकल थेरेपी में क्या है? यहाँ पर एक्सरसाइज, मेडिटेशंस, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो भी थेरेपी चलती है वो सारी किस में आती है? फिजिकल थेरेपी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है इमोशनल चैलेंजेस। जो आपके स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, मतलब जिनको फिजिकल उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, मेंटली डेवलप्ड नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनके इमोशनल चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं? तो इनके इमोशनल चैलेंजेस कौन कौन से आएंगे? पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ठीक है, इन सबको क्या देखना चाहिए? फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को कि इमोशनल स्टेट को देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंगर हो जाती है, सैडनेस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम तो फिजिकली फिट नहीं हैं, तो हम और लोगों की तरह दौड़ नहीं सकते और लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल सकते। तो उस केस में क्या है, उनको हमें क्या करना चाहिए? इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। तो पेरेंट्स को, स्कूल को, फैमिलीज़ को, ठीक है, या आपके जो भी सोसाइटी है उसको क्या करना चाहिए? उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि उनके पास जो लोग हैं वो पॉजिटिव है, उनके साथ जो सोसाइटी है वो क्या है? पॉजिटिव है, उनको किसी भी तरीके की कमी नहीं है। तो बेसिकली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको एनकरेज करना किस में आता है? इमोशनल चैलेंजेस में आता है। तो यहाँ पे जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने इमोशनल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस, उनके साथ हमें उनके इमोशनल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको आपको रिजॉल्व करना चाहिए, उनकी क्वेरीज को क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ना, उनको क्या होता है? सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं वो, तो उनके हमें क्या होता है? इमोशन को समझना चाहिए। ठीक है, उनके फीलिंग्स को हमें यहाँ पर समझना चाहिए, उनके स्ट्रेस के बारे में, उनकी एंग्जाइटी, उनके इश्यूज़ के बारे में क्या करना चाहिए? डिस्कस करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, और रिहैब और थेरेपिस्ट को भी दिखाना चाहिए। ठीक है, ताकि जिससे क्या है, उनके मन में कॉन्फिडेंस आए। थर्ड है लर्निंग एबिलिटीज़। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है एज वेल एज मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो किसी में फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी में मेंटल डिसेबिलिटी है, कोई मेंटली फिट नहीं है, कोई फिजिकली फिट नहीं है, और कोई ना मेंटली फिट है ना फिजिकल फिट है। तो यहाँ पर सम चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ ऑल्सो हैव मेंटल डिसेबिलिटीज़।
तो ये चिल्ड्रन क्या है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और दूसरों की तरह कैपेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या करें, पार्टिसिपेट करें और अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। उनको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स एंड टीचर मस्ट रिकॉग्नाइज द गिफ्ट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट लिमिट देम मेंटली बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटीज। उनको रिवार्ड्स वगैरह वहाँ पर देते रहना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट अब हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण क्या होते हैं, किस वजह से फिजिकल डिसेबिलिटीज आ सकती है। फर्स्ट यहाँ पे जो डिसेबिलिटी आ सकती है वो आती है हेरिडिटी प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी प्रॉब्लम। हेरिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी क्या है, यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटीज आ सकती है। हेरिडिटी क्या है, अगर आपका जेनेटिक्स है, ठीक है, अगर आपके जीन्स में ही है, अगर वो जेनेटिक है तो वो क्या हो सकता है, बेबी में भी पास ऑन हो सकती है। तो चाइल्ड डेवलप द कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको आप बोलते हो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। इनमें क्या आ सकता है, डीफनेस हो सकती है, ड्राफिज्म, डीफनेस मतलब नहीं सुनाई देना, ड्राफिज्म शॉर्ट रहना, एबनॉर्मल स्पीकिंग स्किल्स, ये सारे क्या है, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स की वजह से ये सारी डिसेबिलिटीज भी आ सकती हैं। दूसरा डिजीज, ठीक है, अगर किसी को डिजीज हो तो डिजीज की वजह से क्या है, डिजीज क्या किसको इफेक्ट करती है, फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। तो ये डिजीज में क्या आ सकते हैं, आपके बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं, जैसे लेप्रेसी, पोलियो, ठीक है, ये सारे क्या है डिजीज। अगर ये डिजीज है जैसे पोलियो है, ठीक है, पोलियो में अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू वॉक, तो ये भी क्या है, एक आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी है। इसका क्या फैक्टर है, किसकी वजह से हुआ है, डिजीज की वजह से। उसके बाद इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा आपके चाइल्ड की फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगर एक बच्चा अनहेल्दी इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, ठीक है, जैसे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड है, इम्प्रॉपर अपब्रिंगिंग है, तो उसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती है, जैसे माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिससे क्या उनकी ग्रोथ कम रह जाती है, वेट कम रहता है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, जो हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स चैप्टर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या है, एक फिजिकल डिसेबिलिटीज है विच अकर्स ड्यू टू द एनवायरमेंट। उसके बाद एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो यहाँ पे क्या है, फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, जैसे बोन फ्रैक्चर, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बर्न, एम्पुटेशन, ये सारा क्या है, कारण है किसके, फिजिकल डिसेबिलिटीज के। अब इफेक्ट क्या होता है फिजिकल डिसेबिलिटी का बच्चों पर, सबसे पहला इट हैम्पर्स द फिजिकल डेवलपमेंट। अगर बच्चा कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, हैम्पर होगा, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो पूरी तरीके से फिजिकली डेवलप्ड नहीं होगा। दूसरा सोशल रिजेक्शन, अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट नहीं होता है तो सोसाइटी जनरली इसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल, जब बच्चे खेलते हैं, ठीक है, जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो आपने देखा होगा अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो वो उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करने देता है गेम में, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर क्या चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है, ठीक है। वो अपने आप को कैसे देखते हैं, एकदम नेगेटिव देखते हैं सोसाइटी से, कि वो वाले बच्चों ने हमें खिलाया नहीं बिकॉज वी आर नॉट फिजिकली फिट। तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटी रिजेक्शन, दिस इज ऑल्सो सोसाइटी रिजेक्शन। तो इसमें जो इफेक्ट आता है फिजिकल डिसेबिलिटी का वो क्या आता है, इट हैम्पर्स द फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट तो खत्म होता ही है। दूसरा सोसाइटी रिजेक्शन, जिसकी वजह से हमेशा नेगेटिव बिहेवियर बेबीज में या चिल्ड्रन में, किसी में भी एडल्ट्स में जनरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी क्या है, रिजेक्ट करती है, ठीक है, जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उससे क्या करती है सोसाइटी, रिजेक्ट कर देती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। या दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो, ए चाइल्ड विद पोलियो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्पोर्ट्स टीम, जिसको पोलियो है वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से काफ़ी बच्चे क्या है, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं, तो उनको क्या है, सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। दिस इज ऑल्सो सोसाइटल रिजेक्शन। थर्ड, लैक ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड डेवलपमेंट, अगर प्रॉपर एटीट्यूड डेवलपमेंट की कमी है तो इसमें क्या होगा, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं वो हेल्पलेस फील करते हैं, वीक फील करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पुअर, क्योंकि उनका क्या है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, उनका एटीट्यूड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए काफ़ी बार उनको क्या लगता है कि हम अपनी फैमिली पे क्या है, बर्डन है, ठीक है, सोसाइटी उनको नेग्लेक्ट करती है क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे, अगर उनको सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी, उनका प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, उनको अपने घर में बर्डन लगने लगेगा कि हम तो अपने घर वालों पे बर्डन है, तो ना तो एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा और ना उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इफेक्ट क्या आता है, लेस एजुकेशनल अचीवमेंट। लेस एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जैसे
ब्लाइंड हो गए, डीफ हो गए, इनको क्या है, इनके सेपरेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, इनके सेपरेट स्कूल होते हैं, लेकिन उस तरीके से एजुकेशनल अचीवमेंट नहीं कर पाते एज दे आर नॉट मेंटली और फिजिकली फिट, तो वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते जिस तरीके से नॉर्मल बच्चे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, वो था सारा आपका फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन का। अब हम बात करते हैं मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन में, ठीक है। मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन में जो मेंटली फिट नहीं है, जो मेंटली मैच्योर नहीं है, उसको हम बोलते हैं मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, जिसमें जो उनका आईक्यू होता है, इंटेलेक्चुअल जो इनके आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन होता है वो उनका वीक होता है, तो उसको मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ये फिजिकली फिट तो है बट इनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं है, ये लर्निंग नहीं कर पाते, ठीक है, उनका लर्निंग क्या है, लो है या फिर एकदम नील है, तो इनको सोसाइटी में एडजस्ट करने में भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले अगर किसी को मेंटल चैलेंज, जो बच्चे जिनको मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला उनकी बैड मेमोरी, ठीक है, उन बच्चों की क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, बुरी मेमोरी होती है, वो अच्छे से याद नहीं रख पाते, या तो वो क्या है, उन टास्क को रिपीट करते रहते हैं या फिर सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। स्लो लर्निंग कर्व, वो उनकी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है, अगर हम किसी और नॉर्मल बच्चे से कंपेयर करें तो उनमें जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी होती है, स्लो होती है। स्लो होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकैपेबल है लर्निंग के, वो लर्न कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसी रहती है, कम रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे अटेंशन डेफिशिएंसी, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, जिनको मेंटल डेवलपमेंट मेंटली वीक होते हैं, तो उनमें अटेंशन डेफिशिएंसी होती है, मतलब वो फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पे, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देयर अटेंशन फॉर टू लॉन्ग ऑन अ सिंगल टास्क, एक सिंगल टास्क पे बहुत देर तक वो फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या है, ये भी एक इफेक्ट है किसका, मेंटली चैलेंज्ड बच्चों का। डिसइंटरेस्ट, अगर वो मेंटली डेवलप्ड नहीं है तो उनको हर चीज़ में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वो बार बार फेल होते रहते हैं, तो रिपीटेड फेलियर की वजह से क्या होता है, वो फेल हो जा रहे हैं, तो बच्चों में क्या है, अपना नेगेटिव बिहेवियर जनरेट होता है, बच्चों में क्या है, नेगेटिव बिहेवियर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहते, तो वो अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, फेलियर की तरह देखते हैं, क्योंकि डिसइंटरेस्ट उनका मन नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो रिपीटेड फेल हो चुके हैं। जब वो रिपीटेड फेलियर फेस कर चुके हैं तो उनको किसी की भी स्किल्स पे ट्रस्ट नहीं होता, अगर वो सही भी है तो भी उनको नेगेटिव लगेगा, ठीक है, और एक बार उनका फेथ खत्म हो जाता है तो वो फिर बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, उनको किसी भी काम में मन नहीं लगता है, सब चीज़ों को वो नेगेटिव बिहेवियर या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है, वो क्या है, वो क्या चाहते हैं कि हम कह रहे हैं बिल्कुल अकेले रहें, इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है तो उनको कोई समझता नहीं है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को नहीं समझता, कोई उनके स्ट्रेस को नहीं समझता, तो यहाँ पे इससे क्या होता है, उनके मन में नेगेटिविटी भरती रहती है, डिसइंटरेस्ट आता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या है, इंडिपेंडेंट लिविंग करना चाहते हैं, खुद अकेला रहना चाहते हैं। इनएबिलिटी टू रिस्ट्रेन इमोशंस, वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या है, अलग अलग सिचुएशन को फेस करता है। जिनको मेंटल डिसेबिलिटीज़ है वो भी क्या है, अलग अलग सिचुएशन को फेस करता है और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। जनरली उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि उनका जब पूरे मन में नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हर चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट से देखता है, तो उनके मन में क्या है, डिसइंटरेस्ट और साथ साथ एग्रेशन यहाँ पर पैदा हो जाता है। वो मिसबिहेव भी कर सकते हैं और उनको क्या लगता है कि हम क्या है, सब पे बर्डन है। सोशल डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, सोशल डेवलपमेंट का क्या है, जैसे आप बाहर जाते हो, ठीक है, तो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटी क्या है, आपको बहुत बेकार ट्रीट करती है, काफ़ी, ऐसे नहीं सभी सोसाइटी आपको बेकार करती है, कुछ कुछ सोसाइटी में मेंबर्स ऐसे होते हैं जो क्या है, उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या सोसाइटी में अपने स्किल्स की वजह से वहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। कारण क्या है मेंटल रिटार्डेशन का, कुछ रीजन है यहाँ पे जेनेटिक, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन का यहाँ पर फैक्टर क्या है, सबसे पहला जेनेटिक से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर बच्चे जो है सफ़र कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है काफ़ी बार मैच द फॉलोइंग में। जो आपका डाउन सिंड्रोम है और यहाँ पे
एक्स सिंड्रोम है, फ्रिजाइल सिंड्रोम है, ये क्या है, दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक्स की वजह से भी क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। और यहाँ पे जेनेटिक्स की वजह से भी, जो हमने हेरिडिटी कंडीशन पढ़ी थी, उसकी वजह से फिजिकल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दोनों रीजंस हो सकते हैं किसके, रिटार्डेशन के, चाहे वो फिजिकली रिटार्ड हो या फिर वो मेंटली रिटार्ड हो। तो दोनों ही में जेनेटिक जो है सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, हेरिडिटी जो है मेन रोल प्ले करती है। दूसरा हेड ट्रोमा। ठीक है, अगर किसी को इंजरी हो गई, किसी को हेड पे इंजरी हो गई, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर अगर चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और डायरेक्ट हेड पे लगी, तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट पूरा वीक हो जाता है। तो वो क्या है, यहाँ पर मेमोरी याद नहीं रहता उनको, कुछ अटेंशन नहीं दे पाते, और उनका IQ जो है बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये हेड ट्रॉमा हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इन प्रेगनेंसी व्हेन अ वुमेन ड्रिंक, स्मोक और यहाँ पे ड्रग्स अगर ले रही हैं, तो उससे क्या होगा, फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बोला जाता है कि अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड टेकिंग ड्रग्स इन वाइल द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, डायरेक्ट जो आपका ये इफेक्ट होता है वो कहाँ जाता है, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है। इलनेस की वजह से भी क्या है, यहाँ पर मेंटली रिटार्ड बच्चे हो सकते हैं, जिनको मीजल्स की प्रॉब्लम हो, ठीक है, इंसेफेलोपैथी हो, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। जिनको कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म हो, मतलब आपका जेनेटिक थायराइड हो, उसमें भी क्या है, यहाँ पर पुअर मेंटल डेवलपमेंट या पुअर ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक मेटल्स, अगर किसी ने मेटल्स में उनकी बॉडी में चले गए, ठीक है, या मेटल्स की फ्यूम्स उनने ले ली, जैसे आपके मरकरी, लेड, कैडमियम, ये सब भी क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेन को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, सबसे पहले उनको कोई भी पॉइंट को लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, स्पीच उनका कम हो जाता है, लर्निंग स्पीच, मिसप्लेस कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को याद नहीं कर पाते, उनका पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है, लो IQ रहता है, पुअर परफॉर्मेंस रहता है IQ टेस्ट में, अटेंशन अच्छे से नहीं कर पाते वो एक पर्टिकुलर टास्क पे, उनको कपड़े पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये मेंटली चैलेंज्ड का है। बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, व्हेन द चाइल्ड इज नॉट मेंटली फिट, एग्रेशन उनमें आ सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके चलते हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके चलते हैं तो उनको सब चीज़ क्या लगती है, नेगेटिव रहती है, जिसकी वजह से एग्रेशन, डिप्रेशन, इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, ठीक है, इंजरी, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनके मन में, एंग्जाइटी होती है, ठीक है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप किसी से भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, डिपेंडेंसी रहती है उनकी पेरेंट्स पे, बहुत ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं एज दे आर नॉट मेंटली डेवलप्ड। उसके बाद क्या है, जो कैसे सिचुएशन में परफॉर्म करना है उनको नहीं पता रहता है, और वो एक चीज़ों पे भी अटेंशन नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली। तो ये था अभी तक हमने पढ़ा मेंटली और फिजिकली एबल्ड बच्चों का, दिस इज कम अंडर डिसेबिलिटीज़, जो कि ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।